पाकिस्तान की सियासी तारीख में इक़्तिदार हासिल करने वाले बहुत से रहनुमा आए और चले गए, लेकिन चंद शख्सियात ऐसी हैं जिनका सियासी सफर कई दहाइयों तक कौमी सियासत के मरकज में रहा। नवाज शरीफ भी इन्हीं शख्सियात में शामिल हैं। वो 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन उनकी तीनों हुकूमतें अपनी आईनी मुद्दत पूरी न कर सकी। पहली हुकूमत 1993 में खत्म हुई, दूसरी हुकूमत 1999 में खत्म हुई, जबकि तीसरी हुकूमत 2017 में खत्म हुई। लेकिन क्या तीनों मरतबा हुकूमत खत्म होने की वजह एक ही थी? तो इसका जवाब है नहीं। तीनों अदवार के सियासी हालात, आईनी सूरत हाल, मुल्की मसाइल और कानूनी मामलात एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थे। इसलिए नवाज शरीफ के सियासी सफर को समझने के लिए हमें इब्तिदा से चलना होगा। नवाज शरीफ का सियासी सफर बराह रास्त वजारत उज़्मा से शुरू नहीं हुआ था। वो पंजाब की सियासत में नुमाया हुए और 1980 की दिहाई में पंजाब की सूबाई हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां संभाली। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। नवाज शरीफ ने पंजाब में अपनी सियासी बुनियाद मजबूत की और बाद में पंजाब के वजीर आला बन गए। ये मरहला उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि इसी दौर में एक सूबाई सियासतदान से कौमी सतह के अहम रहनुमा बनने की तरफ वो बढ़ रहे थे। फिर 1988 के इंतखाबात आए। मुल्क में सियासी तब्दीलियां तेजी से हो रही थी और मुख्तलिफ जमातें अपने सियासी इत्तेहाद बना रही थी। नवाज शरीफ पंजाब में अपनी जमात की सियासी पोजीशन मजबूत रखने में कामयाब रहे और सूबाई सतह पर उनका असर मजीद बढ़ता गया। इसके बाद 1990 के आम इंतखाबात ने नवाज शरीफ की सियासी सफर को एक नया रुख दिया। वो पहली मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। ये उनके लिए भी एक बड़ा सियासी संग मील था और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी। उनकी हुकूमत ने माशी तरक्की, निजी शोबे की हौसला अफजाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती सरगर्मियों को अहमियत दी। लेकिन हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ को यह अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के लिए सिर्फ पार्लिमानी अक्सरियत काफी नहीं होती। उस वक्त सदर के पास आइन के तहत कौमी असम्बली तहलील करने के इख्तियारात मौजूद थे। सदर गुलाम इसहाक खान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात बढ़ने लगे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इसे अवामी मैंडेट हासिल है और इसे अपने प्रोग्राम के मुताबिक हुकूमत करने का हक होना चाहिए। दूसरी तरफ सदर और हुकूमत के दरमियान इख्तियारात और इंतजामी मामलात पर इख्तलाफात काफी बढ़ते गए। ये इख्तलाफात बिल आखिर एक बड़े आईनी बहरान में तब्दील हो गए। 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ कर दी। नवाज शरीफ ने इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी हुकूमत वापस बहाल कर दी। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक गैर मामूली वाकया था। एक वजीर आजम की हुकूमत सदर ने खत्म की, वजीर आजम अदालत गया और अदालत ने हुकूमत बहाल कर दी। लेकिन हुकूमत की बहाली के बावजूद सियासी मसला खत्म न हुआ। सदर और वजीर आजम के दरमियान इख्तलाफात बरकरार रहे। सियासी माहौल मजीद पेचीदा होता गया। आखिरकार सदर गुलाम इसहाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ दोनों ही अपने ओहदों से अलग हो गए। यूं नवाज शरीफ की पहली हुकूमत का इख्तिताम हुआ। यहां एक अहम बात समझने की जरूरत है। पहली हुकूमत का खात्मा किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं था। इसमें उस वक्त के आईनी इख्तियारात, सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तलाफात, सियासी कशीदगी और मजमूई मुल्की सूरत हाल, ये सब शामिल थे। नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर आ गए, लेकिन उनकी सियासत खत्म न हुई। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सियासी बुनियाद मजबूत करने पर तवज्जो दी। पाकिस्तान की सियासत में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मुकाबला उसी दौर में ज्यादा नुमाया हुआ। कभी एक जमात इक़्तिदार में आती तो कभी दूसरी, और अवाम बार बार हुकूमतों की तब्दीली देख रहे थे। फिर 1997 के इंतखाबात आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। नवाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। हुकूमत
पहली हुकूमत से ज्यादा मजबूत पार्लिमानी पोजीशन के साथ शुरू हुई। हुकूमत ने मुख्तलिफ माशी और इंतजामी मंसूबे भी शुरू किए। इस दौर में निजी शोबों को आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और माशी सरगर्मियों में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। इसी दौर में एक अहम आईनी तब्दीली भी हुई। 13वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर के कौमी असम्बली तहलील करने के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया। इस तब्दीली से पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन मजीद मजबूत हुई। अब हुकूमत के पास पार्लियामेंट में बड़ी अक्सरियत थी और सदर के पास पहले जैसा इख्तियार नहीं रहा था, लेकिन ताकत का तवाज़ुन तब्दील होने के साथ सियासी इख्तलाफात भी खत्म नहीं हुए, बल्कि बाज़ मामलात में इख्तलाफात मजीद नुमाया हो गए। 1997 में हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा सामने आया। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए। ये मामला बाद में पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख का एक अहम बाब बन गया। इस पूरे वाक़े के बारे में मुख्तलिफ सियासी और कानूनी मौक़िफ़ मौजूद रहे हैं, इसलिए इसे समझते हुए जरूरी है कि इसे किसी एक फरीक के दावे तक महदूद न किया जाए। इसी दौरान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी से मुताल्लिक कई अहम वाक़यात सामने आए। 1998 में भारत ने एटमी धमाके किए। पाकिस्तान में इसके जवाब के हवाले से शदीद कौमी बहस शुरू हुई। हुकूमत के सामने एक बड़ा फैसला आया। आखिरकार पाकिस्तान ने भी एटमी तजर्बात करने का फैसला किया। मई 1998 में बलूचिस्तान के इलाके चागी में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। यह वाक़या पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम लम्हा बन गया। हुकूमत ने इसे मुल्की सलामती और कौमी खुद-एतमादी के हवाले से अहम फैसला करार दिया। इस फैसले के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान पर दबाव और पाबंदियां भी सामने आई। मईशत पर भी काफी असरात पड़े, लेकिन मुल्की सतह पर हुकूमत को इस फैसले पर वसी सियासी और अवामी हिमायत मिली। इसके बाद नवाज शरीफ हुकूमत बड़े मुआशी और इंतजामी फैसलों की तरफ बढ़ती रही, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों के दरमियान इख्तलाफ भी बरकरार रहे। फिर 1999 आया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल का बहरान पैदा हुआ। यह वाकया पाकिस्तान की तारीख में आज भी बहुत ज़ेर बहस है। कारगिल के मामले में सियासी क़यादत, फौजी क़यादत और मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात के बयानात और याददाश्तें मौजूद हैं। इन वाकयात की तफसीलात के बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए हैं, इसलिए किसी एक दावे को बगैर सबूत के हतमी हकीकत करार देना मुनासिब नहीं। अलबत्ता ये बात तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कारगिल के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी और हुकूमती सतह पर शदीद बहस और इख्तलाफात पैदा हुए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान ताल्लुकात भी मुश्किल मरहले में दाखिल हो गए। फिर अक्टूबर 1999 आया। मुल्क में एक बड़ा सियासी बहरान पैदा हुआ। 12 अक्टूबर को जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके अपनी हुकूमत संभाल ली। नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत यहाँ खत्म हो गई। यूं एक मरतबा फिर नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर हो गए, लेकिन इस बार सूरत हाल पहले दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ मुकदमात चले। बाद में सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ होने वाले मामलात के नतीजे में वो तवील अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए और जिलावतनी इख्तियार की। अब नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। वो पाकिस्तान में वजीर आज़म नहीं थे, उनकी जमात इक़्तिदार में नहीं थी, लेकिन उनकी सियासी मौजूदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून ने अपनी तंजीम बरकरार रखी। नवाज शरीफ बैरून मुल्क रहते हुए भी मुल्की सियासत पर असर अंदाज होते रहे। फिर पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर तब्दील हुई। 2007 में मुल्क में सियासी सरगर्मियां तेज हुई। 2008 में इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए और मुस्लिम लीग नून ने दोबारा कौमी सियासत में अहम मकाम हासिल किया, लेकिन इस वक्त भी नवाज शरीफ फौरी तौर पर वजीर आज़म नहीं बने। ये मरहला उनके सियासी सफर में वापसी की बुनियाद बन रहा था। फिर
2013 کے عام انتخابات ہوئے اور یہی وہ انتخابات تھے جنہوں نے نواز شریف کو تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ تک پہنچایا۔ لیکن تیسری حکومت کی کہانی بالکل ہی مختلف تھی۔ اس بار اصل چیلنج سیاسی اختلافات کے ساتھ ساتھ توانائی، معیشت، دہشت گردی، خارجی تعلقات اور بڑے ترقیاتی منصوبے تھے۔ نواز شریف حکومت نے بجلی کے بحران کو کم کرنے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے، سڑکوں اور موٹر ویز کے منصوبے آگے بڑھائے، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام تیز ہوا۔ حکومت کا موقف تھا کہ یہ منصوبے مستقبل میں پاکستان کی معیشت کو مزید مضبوط کریں گے، لیکن بڑے منصوبے کی طرح ان منصوبوں پر بھی سیاسی بحث جاری رہی۔ اور پھر 2014 آیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2013 کے انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھائے۔ تحریک انصاف نے انتخابی دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے اپنے موقف میں کہا کہ انتخابات قانونی طریقے سے ہوئے اور الزامات کی تحقیقات متعلقہ فورمز پر کی جا سکتی ہیں۔ یہ اختلاف بالآخر اسلام آباد کی ایک طویل احتجاج اور دھرنے میں تبدیل ہو گیا۔ کئی ماہ تک سیاسی ماحول انتہائی گرم رہا۔ حکومت کے لیے ایک بڑا سیاسی چیلنج تھا یہ سب، لیکن نواز شریف کی حکومت اس بحران سے نکلنے میں کامیاب رہی۔ اس کے بعد حکومت نے دوبارہ معاشی اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دی، لیکن ایک اور معاملہ اب سامنے آنے والا تھا، ایسا معاملہ جو بالآخر نواز شریف کی تیسری حکومت کے خاتمے کی سب سے اہم وجہ بن گیا، پاناما پیپرز کا معاملہ۔ اور اس کے بعد شروع ہوئی ایک ایسی عدالتی اور سیاسی داستان جس نے پاکستان کی سیاست کو ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دیا۔ ایسا معاملہ شروع ہوا جس نے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے مکمل طور پر تیسری مرتبہ مشکلات شروع کی۔ یہ کیسز چلتے گئے اور بالآخر سپریم کورٹ میں یہ کیسز جا پہنچے، لیکن سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو جج تھے انہوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دی۔ نااہل قرار دینے کی بہت سی وجوہاتیں آئیں، بہت سے معاملات آئے اور بہت سی چیزیں سامنے آئیں، لیکن نواز شریف تیسری مرتبہ بھی اپنی 5 سالہ مدت نہ پوری کر سکے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وزیر اعظم کی سیٹ پر رہنے والا شخص نواز شریف، جو مختلف سیاسی معاملات، مختلف سیاسی مراحل سے گزرا، وہ تیسری مرتبہ اپنی سیٹ سے نااہل ہو کر اترا۔ اس کے بعد معاملات آگے چلے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور پھر دوبارہ نواز شریف کو اہل کر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ نواز شریف نے خود سیاست میں آنے کے بجائے اپنے بھائی شہباز شریف اور بیٹی مریم نواز کو آگے کیا، اور پھر شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنی۔ تو دوستو، یہ تھی نواز شریف کی کہانی۔ سیاست میں اتراؤ اور چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن سیاستدان ان معاملات سے کبھی نہیں گھبراتے۔ سیاستدان ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد، اپنے ملکی مفاد اور اپنے طریقے سے کام لینا پسند کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ نواز شریف کو جب جب اتارا گیا کیا وہ صحیح تھا، اور کیا نواز شریف عوام کے حق میں تھے یا پھر نہیں، کیونکہ اختلاف اپنی جگہ ہے۔ سیاسی اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو آپ نہیں بھلا سکتے۔ نواز شریف کے بہت سارے ایسے اچھے کام بھی تھے جن کی تعریف کی جا سکتی ہے، اور بہت سی ایسی غلطیاں تھیں جن کی ان کو خود سزا ملی۔ بہرحال آج کی ویڈیو ہماری نواز شریف کی حکومت کے اور دور اقتدار ختم ہونے کے حوالے سے تھی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔